देखो, ध्यान से देखो। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर देना, उसके आगे क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन लिख देना। जैसे क्वेश्चन का नंबर है ना, आंसर कैसे देने हैं आपको, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो सिक्स क्वेश्चन का ए, सेवेंथ का बी, सिक्स का डी, एट्थ का डी, ऐसे करके आपको आंसर एक ही सीरीज में लिख के देने। एक एक करके आंसर मत दो, मैं किसी का भी अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। नो अनु, एक एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग नहीं देना है, एक ही सीरीज में बस ऑप्शन लिख के बता दो। जैसे सेकंड क्वेश्चन का जो भी तुमने आंसर लिखा है, तो उसका ऑप्शन बता दो, ए बी सी डी जो भी है। जल्दी से, 1 मिनट और है, जल्दी से बताओ। सभी ने आंसर दिए तो फटाफट से मैं जवाब देने वाला हूँ। सुनीता, आंसर फिर से चेक करो।
ओके, मैं आंसर कर देता हूं, ठीक है। देखो, हमें फर्म की रिटर्न के बारे में जानना है, हमको कितना हमको वापस रिकवर हो रहा है, तो ये हमको पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की हेल्प से, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर आपको पता है ना, हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये सब हमको पता चलता है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, हमको रिटर्न का पता चलता है, हमारी रिटर्न बिजनेस में कितनी हो रही है। फिर जो ये क्वेश्चन है कि हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के बारे में पता चल जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा लिक्विडिटी रेशो, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट रेशो के अंदर हमको देखना है कि कितनी जल्दी वो कैश में या सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा एक्टिविटी रेशो, जो 8th क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक्टिविटी रेशो के अंदर आपको पता ना कि सारे के सारे हम टर्नओवर रेशो देखते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको देखनी है हमारी क्रेडिट या कलेक्शन पॉलिसी, तो मतलब हम कितनी जल्दी लोगों से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्शन वाला काम तो कहाँ पे आएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कितनी ज्यादा है। तो ये हमारे आंसर चेक कर लेना, डी बी ए सी बी, ठीक है। ठीक है, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी, कौन से दो मेजर हैं जिससे हमें लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर शेयर, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग रेशो, करंट रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो लिक्विडिटी के यहां पर देखना कौन से दो मेजर हैं, बट इसमें से देखना लिक्विडिटी रेशो के अंदर पूरा पूरा प्रॉपर कौन सा आता है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है, देखना ध्यान से। अनीश मैं बता तो फिर भी हिंदी में ही रहा हूँ, हिंदी में लाऊंगा तो फिर इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जो अकाउंट से रिलेटेड है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ आ सकता है। तो मेरे पास कोई भी कंटेंट प्रॉपर हिंदी या इंग्लिश में नहीं रहेगा, तो ये हम सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है अनीश। क्वेश्चन इंग्लिश में बट मैं हिंदी में बता तो रहा हूँ, तो थोड़ा तो एडजस्ट करो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है करंट रेशो एंड द लिक्विड रेशो। ये दोनों के दोनों रेशो ऐसे हैं जो लिक्विडिटी रेशो के अंदर में आते हैं। आगे देखो, ये हमारे पास अगेन हमको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एबीसी कंपनी ने अपनी क्रेडिट टर्म्स को 45 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया कस्टमर के लिए। द क्रेडिट कलेक्शन वुड बी कंसीडर्ड पुअर इफ द एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज दिस, ठीक है। तो एबीसी कंपनी ने अपनी क्रेडिट टर्म्स को 45 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। इट्स क्रेडिट कलेक्शन वुड बी कंसीडर्ड पुअर, ठीक है। हम क्रेडिट कलेक्शन को पुअर मानेंगे अगर हमारे पास इसमें से देखना कौन सा ऑप्शन आएगा, 30 दिन, 36 दिन, 40 दिन या 57 दिन। फिर डैश आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एवरेज पेमेंट पीरियड सिंस इट प्रोवाइड देम विद द सेंस ऑफ बिल पेमेंट पैटर्न ऑफ द फर्म। इसमें से किसको इंटरेस्ट होता है एवरेज पेमेंट पीरियड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर डिवाइड इन 365, अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर को 365 में डिवाइड कर देते हैं तो ये कौन सा मेजर बन जाता है,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एफिशिएंसी, द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्नओवर, या एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश रेशो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। इसमें से कौन से रेशो की हेल्प से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है लॉन्ग रन की ऑपरेशंस के बारे में। फिर डैश इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल रुपी रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज पेड फॉर इट्स गुड्स। तो इसमें से भी हमको चार ऑप्शन में देखना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, या ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से लिख के बताना है अभी। ज्योति फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करो। सेकंड का भी चेक करो, थर्ड का भी चेक करो, फोर्थ का भी चेक करो, ज्योति फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी चेक करो। ज्योति तुमने जो भी ये क्वेश्चन देखे हैं ना, ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हैं, दोबारा से चेक करो। अनु तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। सेकंड क्वेश्चन को दोबारा से, उसके जो आंसर है दोबारा से स्टडी करो। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा गलत है। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। और जो सिक्स क्वेश्चन है ये तुम्हारा ठीक है। ठीक है अनु, चेक करो। बाकी लोग जल्दी से आंसर दो, बाकी लोगों को नहीं कराने के क्वेश्चन चेक। 1 मिनट और है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद मैं फिर आंसर बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं
गुड मॉर्निंग नीलम। ओके, मैं आंसर बता देता हूँ, मैच कर लेना, ठीक है। देखो, कंपनी ने पॉलिसी रखी है 45 डेज की, भाई 45 दिन में हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे। 45 दिन में पैसा इकट्ठा नहीं होता। अब इसमें से मान लो 40 दिन में हो जाए फिर भी हम ठीक है, 30 दिन में हो जाए तब भी ठीक है, 36 डेज में पैसा इकट्ठा हो जाए फिर भी ठीक है। बट अगर हम 57 दिन में पैसा इकट्ठा करते हैं तो हम पुअर हैं, हम ठीक नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 57 डेज। तो 45 डेज तो हमने रखे थे, बट अगर हम उससे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत है, हमारा पैसा टाइम पर इकट्ठा नहीं हो रहा। फिर जो हमारे पास जो इंटरेस्टेड होते हैं सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेंडर्स एंड सप्लायर्स, क्योंकि ये लोग हमें वो उधार देते हैं और ये हमें गुड्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये आंसर किसी ने दिया था, बोरोअर्स एंड बायर, ये तो है उधार देने वाले और ये है खरीदने वाले। तो यहां पर उधार देने वाला तो ठीक है, पर खरीदने वाला हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट रखेगा, तो इसलिए ये फोर्थ आंसर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। आंसर हमारा क्या होगा, लेंडर एंड सप्लायर। इन लोगों को हमारे बिजनेस की इस बात में इंटरेस्ट होता है कि क्या हम उनको टाइम पर पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग एवरेज पेमेंट पीरियड को चेक करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज डिवाइडेड 365, ये कौन सा बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। जो 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन का जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, बी, एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। फिर कौन से रेशो की हेल्प से हमें अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के बारे में पता चल जाता है, दैट इज सोलवेंसी रेशो। क्योंकि सोलवेंसी रेशो के अंदर तो हम फाइंड आउट करते हैं ना, डेट इक्विटी रेशो है ना, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, तो इसलिए हमारा आंसर सोलवेंसी रेशो आएगा। फिर जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये इसका आंसर आएगा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। ये हमको बताता है ईच सेल के बारे में, हैज पेड फॉर इट्स गुड्स। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस बताना आप सब, ठीक है। मैं आगे जानबूझ के खड़ा हूं ताकि इसके आंसर मैं हाइड कर रहा हूं अभी, ठीक है। हमारे पास ना ये एक क्वेश्चन है, देखना, ठीक है तो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग, बट हमारी नॉलेज काफी इंक्रीज करने वाले हैं। देखो ललिता, लटिका, कोई अभी प्रॉपर कोई बुक मुझे भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, इसमें से अपने को बताना है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में से टॉपिक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। देखो क्या है, कहता है कि ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या कैश के इक्विवेलेंट है, ठीक है। देखो क्या है, कहता है अगर हमने पहला टॉपिक है कैश सेल, तो कैश सेल हमको बताना है कहां पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या कैश इक्विवेलेंट है, कहां पर आएगा। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, सेवेंथ है डिविडेंड पेड। फिर एट्थ ऑप्शन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन, अगर ये फाइनेंस कंपनी की आइटम है या फिर नॉन फाइनेंस कंपनी की आइटम है तो कहां पे दिखाएंगे, कैश परचेज है तो कहां पे दिखाएंगे, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड द प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट्स ऑन द लॉन्ग टर्म लोन, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुडविल, सेल्स ऑफ पेटेंट्स, परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारी आइटम आपको क्लासिफिकेशन करके बतानी है कहां पर आएंगी, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपके सामने 18 आइटम है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्टिंग की सिर्फ 10 आइटम्स के बारे में बताओ,
स्टार्टिंग की सिर्फ 10 आइटम्स के बारे में बताओ कि कहां पे आएंगी ये। ठीक है, स्टार्टिंग की सिर्फ कितनी आइटम के बारे में बताना है अभी, सिर्फ 10 आइटम्स के बारे में। तो स्टार्टिंग की सिर्फ 10 आइटम्स के आप आंसर दो। आंसर कैसे देने हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आप आंसर लिखोगे तो आंसर लिख देना एक ही लाइन के अंदर। पहले का आंसर जैसे इन्वेस्टिंग, सेकंड का फाइनेंसिंग, थर्ड का थर्ड का ऑपरेटिंग, फोर्थ का कैश इक्विवेलेंट। तो इस तरह करके आप शॉर्टकट में आंसर मेरे को देना। इन्वेस्टिंग को आई लिख देना, फाइनेंसिंग को एफ लिख देना, ऑपरेटिंग को ओ लिख देना, कैश इक्विवेलेंट को के सी ई लिख देना। तो मैं समझ जाऊंगा, तो आपको प्रॉपर पूरा पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखो जल्दी से मुझे बताना क्या क्या आइटम कहां कहां पे आने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग की 10 आइटम्स के आंसर आपको जल्दी से देने हैं, थोड़ा दिमाग चलाओ। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर बताओ, गलत बताओ पर कैसे तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आंसर नहीं देना असफलता का पहला कदम होता है। ठीक है, सक्सेस की ओर बढ़ना होता है ना, तो पहला कदम होता है कि गलती से शुरुआत करो पर करो। एक मिनट और है सभी के पास, ठीक है।
ओके, मैं भी आंसर आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हम्म, पहले का है आंसर, पहले का आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। फर्स्ट आइटम ऑपरेटिंग, सेकंड आइटम ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग, अगर हमने बिल्डिंग परचेज की है तो डेफिनेटली ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग को हमने परचेज किया है या बिल्डिंग को हमने सेल किया है, ये दोनों की दोनों इन्वेस्टमेंट का काम है। हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, है ना, तो ये हमारी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं, उनके थ्रू हमने फाइनेंस कलेक्ट किया है, पैसा इकट्ठा किया है, तो ये हमारी फाइनेंस की एक्टिविटीज। और अगर हमने अपने ही शेयर्स को बाय बैक किया है, अपने ही शेयर्स हमने वापस खरीदे हैं, तो डेफिनेटली ये भी हमारी फाइनेंस की एक्टिविटी है। हमने जो शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हुए, इशू किए हुए थे, उनके ऊपर हमने डिविडेंड पे किया है या इंटरेस्ट पे किया है, तो ये भी हमारी फाइनेंस की एक्टिविटी है। क्योंकि जब भी हम शेयर्स या डिबेंचर इशू करते हैं तो फाइनेंस की एक्टिविटी होती है। उसी तरह से उन शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे करें या डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करें, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अगली बात है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन। अगर ये फाइनेंस कंपनी पे करती है इंटरेस्ट या डिबेंचर्स के ऊपर, तो इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारी आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यही इंटरेस्ट पे किया है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी ने, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर हमने कैश में परचेज की है, तो ये हमारा, अगर नॉर्मल सी कंपनी की बात करें, नॉन फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है, तो ये हमारा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कुछ आगे की आइटम्स देखते हैं। हमारे पास 11 से लेकर 28, ठीक है। जिसको जो भी आंसर पता हो जल्दी से बताते जाना। टॉपिक नंबर 11, मैंने डिबेंचर्स की या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया है, तो अपने को बताना है। लॉन्ग टर्म लोन्स की रीपेमेंट की है, ऑफिस के एक्सपेंसेस पे किए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, गुडविल को परचेज किया है। तो ये 15 तक के क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है? हमने गुडविल की परचेज की है, पेटेंट को सेल किया है, इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया है। अगर ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी सेल करती है या नॉन फाइनेंस कंपनी सेल करती है, तो बताना है कहां पे आएगा। टॉपिक नंबर 20, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड। अगर कमीशन या रॉयल्टी हमको रिसीव हुए तो कहां पे आएगा? ये 20 तक हो गए। 21 से 25 देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ये इंटरेस्ट रिसीव करती है फाइनेंस कंपनी तो कहां पे आएगा, और अगर ये रिसीव करती है नॉन फाइनेंस कंपनी तो कहां पे आएगा? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द शेयर्स, फाइनेंस कंपनी या नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर हमने रेंट पे किया तो कहां पे शो करेंगे? अगर हमको रेंट रिसीव हुआ है, जिस कंपनी का बिजनेस, मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है, या कोई ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस कुछ और है, तो हमको बताना है तो कहां पे आएगा। 25th आइटम, अगर मैंने इनकम टैक्स पे किया है तो कहां पे शो करेंगे। 26 आइटम क्या है? मैंने इनकम टैक्स को रिफंड रिसीव किया है। 27 आइटम बैंक बैलेंस। 28 आइटम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो इन 18 आइटम की आपको आंसर बताने हैं। आइटम नंबर 11 से लेकर 28 तक देखो।
ओके 1 मिनट और है, ठीक है, जल्दी से देखना, लास्ट 1 मिनट। अनु हमको बताना है कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या कैश इक्विवेलेंट है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट। ओके, मैं बताता हूं। जो 11th है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तब भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और जब इनका पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली तब भी हमारी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में ही आने वाला है। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो डेफिनेटली हमने लोन लिया था तब भी फाइनेंसिंग में था, और अगर इसी लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो भी हमारी फाइनेंसिंग में आने वाला है। ऑफिस के एक्सपेंसेस जर्नली हमारे बिजनेस की गुड्स से रिलेटेड है, बिजनेस चलाने से रिलेटेड है, तो ये 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 14, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जर्नली हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही है। इसी तरह से जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मान लो हमने गुडविल परचेज की या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की, लैंड परचेज की, है ना, बिल्डिंग परचेज की, कोई भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमारी वो क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डेफिनेटली गुडविल को परचेज करना भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो भी हमारी वो क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इसी तरह से अगर हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है या इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो भी हमारी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल करती है एक फाइनेंस वाली कंपनी, अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल करती है एक फाइनेंस वाली कंपनी, तो वो फाइनेंस वाली कंपनी के लिए मेन काम हो गया, तो वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वही इन्वेस्टमेंट अगर नॉन फाइनेंस कंपनी सेल करती है तो उसके लिए क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये ध्यान रखना। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, तो डेफिनेटली हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हेड में ही आने वाला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अगर हमको रिसीव होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर हमारी वो नॉर्मल कंपनी है, अगर हमारी वो नॉर्मल कंपनी है फिर तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और वही इंटरेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव हुआ है एक फाइनेंस कंपनी को तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर डिविडेंड रिसीव हुआ है हमें शेयर्स पर, अगर ये फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो हमारी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है एक ऐसी कंपनी को जिसका काम ही प्रॉपर्टी है तो वो उसके लिए हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नॉर्मली किसी कंपनी को एक रेंट रिसीव हुआ है, उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए हो गया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर्टी पे, वहां से हमें रेंट आया है।
इनकम टैक्स हमने पे किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स के ऊपर रिफंड रिसीव हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक बैलेंस कैश के इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये भी हमारा कैश के इक्विवेलेंट है। कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, या कैश के इक्विवेलेंट है, ये हमारी आइटमें किस में आती हैं, कैश के इक्विवेलेंट ही आती हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक कैश फ्लो से रिलेटेड ही हैं, हमको पता होने चाहिए, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से हमारा एक अगला क्वेश्चन भी है, हमको इसमें बताना है कि ऑपरेटिंग में है, इन्वेस्टिंग में है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। पर अपने को ध्यान रखना है, हमको यह बताना है कि अगर वो फाइनेंस कंपनी है, अगर वो फाइनेंसिंग कंपनी है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, या फाइनेंस। अगर हमारी नॉन फाइनेंस कंपनी है, तब हमारा आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, या फाइनेंस। अपने को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले पहले तो अपने को क्लासिफाई करना है कि फाइनेंस कंपनी है तो आंसर क्या बनेगा, नॉन फाइनेंस कंपनी है तो आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहला अपना क्वेश्चन है, अगर हमने किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी परचेज की है तो अपने को बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रोकरेज पे की है हमने सिक्योरिटीज की परचेज पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की हमने सिक्योरिटीज को सेल किया है। लोन एंड एडवांसेस, मेन हमने लोन एंड एडवांसेस दिए हैं, लिए हैं, वट जो भी है। रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस, हमने लोन एंड एडवांसेस की रिसिप्ट की रीपेमेंट की है, रीपेमेंट्स रिसीव हुए हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या सिक्योरिटीज के ऊपर हमको डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो ये हमारे पास 7 आइटम है, इन 7 आइटम्स की हेल्प से हमको बताना है कि ये 7 आइटम हमारी कैसे कैसे आने वाली हैं। फाइनेंसिंग कंपनियां तो कहां पर, नॉन फाइनेंसिंग कंपनियां तो कहां पर।
ओके, मैं आपका डाउट ही खत्म कर देता हूं, ठीक है। देखें, जो हमारे पास फाइनेंसिंग कंपनी की अगर मैं बात करें, किसकी बात करें, अगर हम फाइनेंसिंग कंपनी की बात करें, तो अगर हम सेवेंथ आइटम को छोड़ दें तो बाकी की सारी आइटम एक फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। चाहे वो किसी कंपनी की सिक्योरिटी परचेज करती हैं, ब्रोकरेज पे करती हैं, कंपनी की सिक्योरिटी को सेल करती हैं, लोन एडवांसेस बनाती हैं, कुछ भी करती हैं ना, तो ये अपनी सारी की सारी क्या होने वाली हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में होने वाली है। सेवेंथ आइटम भी बीच में आ जाएगी, ठीक है। वैसे सेवेंथ आइटम को भी अगर हम ध्यान से देखें तो सेवेंथ आइटम भी हमारी इसी में आने वाली है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग कंपनी की बात करें तो ये सातों की सातों आइटम हमारी डेफिनेटली हमारी किस में आने वाली हैं, फाइनेंसिंग कंपनी के केस में हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। तो अपने आंसर एक बार मैच कर लो, ठीक है। और अगर हम अगला देखें, अगर हम देखें नॉन फाइनेंस कंपनी की, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो मैंने किसी कंपनीज की सिक्योरिटीज पे की है, या मैंने सिक्योरिटीज परचेज करने पर ब्रोकरेज पे की है, या सिक्योरिटीज को मैंने सेल किया है, या लोन एडवांसेस मेड किया है, या रिसिप्ट फ्रॉम द रिपेमेंट ऑफ द लोन एडवांसेस आया है, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, या डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो इन सारी एक्टिविटीज को मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कह सकता हूं कि मैं सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग वाली कर रहा हूं। मतलब अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो मेरी ये सारी की सारी एक्टिविटीज किस में आ जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज अगर फाइनेंस कंपनी की है तो ऑपरेटिंग है, नॉन फाइनेंस कंपनी है तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। आंसर आपको साथ में मिल जाएंगे तो देख लेना, ठीक है। मैं फिर से कुछ आंसर हाइड कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये फिर से आपको बताना है कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या कैश है, कैश इक्विवेलेंट है। अगर हमने गुड्स की परचेज की, शेयर्स का परचेज किया, पेटेंट परचेज किया, या हमने कोई सर्विस दी उसके बदले में कैश रिसीव हुआ, या हमने कैश पे किया किसी सर्विस को लेने के बदले में, मैंने बिल्डिंग को सेल किया, इनकम टैक्स पे किया, हमने बिल्डिंग सेल की थी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया है, या मैंने डिविडेंड पे किया है ना, तो ये अपने को बताना है, ठीक है, ये अपने को बताना है। तो एक बार मैं आंसर हाइड कर रहा हूं, ठीक है, आंसर मैंने एक बार हाइड कर दिए हैं। तो इसमें से आपको बताना है, आपने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया है, करंट इन्वेस्टमेंट का अपने पास बैलेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बैलेंस है, या डिक्रीज इन द बैलेंस ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। तो ये सारी आइटम आपको फिर से बतानी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, कौन सी है। जल्दी जल्दी से बताओ, फिर अगले और कुछ टॉपिक्स भी आपके सामने आने वाले हैं, जल्दी से।
ओके, अगर हम गुड्स की कैश परचेज करते हैं, ठीक है, गुड्स की अगर हम कैश परचेज करते हैं तो ये हमारी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शेयर्स को हमने परचेज किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेटेंट्स को परचेज किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड, हमने किसी को सर्विसेज दी, हमको कैश रिसीव हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश हमने किसी को पे किया है सर्विस के बदले में, तो ये दोनों की दोनों हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिक्स्थ और सेवेंथ हमारी आएगी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने बिल्डिंग को सेल किया है या बिल्डिंग के सेल करने के ऊपर हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर इनकम टैक्स किया, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हमने डिविडेंड पे किया है या कॉर्पोरेट टैक्स पे किया है डिविडेंड के चक्कर के अंदर, तो ये हमारी दोनों की दोनों एक्टिविटी होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बैलेंस है, ये दोनों आइटम हमारी होती है कैश या कैश इक्विवेलेंट के। फिर अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में डिक्रीज होता है या कैश क्रेडिट में हमारा डिक्रीज होता है, तो ये हमारी फाइनेंस की एक्टिविटी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है कि हमारा इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जैसे आपने अभी बताया था ना, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कोई भी फ्लो नहीं होगा। पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो हमको बताना है इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कैश का कोई फ्लो नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2, हमने डिबेंचर्स को इशू किए हैं मशीन परचेज करने के बदले में। हमने मान लो किसी से मशीन परचेज की, उसको हमने कैश पेमेंट नहीं की, मान लो हमने उसको इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, तो इस सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी बताना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हमने अपने ही डिबेंचर परचेज किए हैं 10,000 रुपए के 98% के ऊपर। डिबेंचर का हमने रिडम्पशन किया है या डिबेंचर का हमने रिडम्पशन किया है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके। डिबेंचर के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है, पेटेंट्स की परचेज की है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, ओल्ड फर्नीचर को हमने राइट ऑफ कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट की हमने पेमेंट की है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किए हैं, फाइनल डिविडेंड की हमने डिक्लेरेशन दी है, डिविडेंड की हमने पेमेंट की है। तो ये 13 स्टेटमेंट्स हैं। 13 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। आपने बताना कैसे है, इनफ्लो के लिए आई लिख देना, आउटफ्लो के लिए ओ लिख देना। अगर आपको बताना है नो फ्लो तो बता देना एन, नो फ्लो। ठीक है, तो जल्दी से देखो हमारे पास 13 स्टेटमेंट्स हैं, इनफ्लो आई, आउटफ्लो ओ, नो फ्लो एन। जल्दी से देखो। इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ आपको 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, विद इन 3 मिनट। तो अपना टिक टिक शुरू कर दो अभी 3 मिनट की, विद इन 3 मिनट के बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा फिर।
देखो, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे ना, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे, हमारे पास डेफिनेटली पैसा आने वाला है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनफ्लो। अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं किसी को मशीन के बदले, तो डेफिनेटली कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहां पर आएगा नो इफेक्ट। फिर हमने अपने ही डिबेंचर खरीद लिए, अपने ही डिबेंचर हमने खरीदे हैं तो पेमेंट तो करी होगी, तो ये हो गया हमारा आउटफ्लो। अगर हमने डिबेंचर की रिडम्शन की है तो आउटफ्लो। अगर हमने डिबेंचर की रिडम्शन तो की है पर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है पर पैसा तो नहीं गया, तो ये नो फ्लो। अगर हमने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, आउटफ्लो। पेटेंट्स की हमने पेमेंट की है, ये पेटेंट्स को परचेज किया है, आउटफ्लो। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है, नो फ्लो। ओल्ड फर्नीचर को हमने राइट ऑफ किया है, नो फ्लो। हमने आउटस्टैंडिंग रेंट की पेमेंट की है, चाहे वो कभी का भी था, किसी भी टाइम का पेमेंट हमने किया तो है ना, हमारे पास आउटफ्लो। अगर हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया है, तो नो फ्लो, क्योंकि खर्चा तो पहले हो चुका था, हमने तो बस अभी राइट ऑफ करने का काम किया है। फाइनल डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है, पेमेंट तो नहीं की ना, इसलिए नो फ्लो। अगर हमने डिविडेंड की पेमेंट की है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, आउटफ्लो, क्योंकि डिविडेंड तो जा चुका। तो ये देख लो। तो इन आंसर की हेल्प से मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों के कितने कितने आंसर अभी तक ठीक आए हैं। 5 क्वेश्चन आपके सामने, 5 क्वेश्चन में से आपके पास पहले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, सेकंड में 4, थर्ड पे 4, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 4। तो जो भी आपको ठीक लगे आंसर, वो आंसर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में से इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लोज अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन, आपको कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है कि इसका एग्जांपल इन चारों में से कौन सा है। मतलब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो होता है, इन चारों में से कौन सा एग्जांपल ठीक है। फिर एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन चारों ऑप्शन में से आपको बता रहा है कि कैश फ्लो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कौन सा एग्जांपल ठीक है। फिर इन चारों ऑप्शन में से बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो होने का कौन सा एग्जांपल ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के आपको जल्दी से आंसर लिखने हैं। लिख देना, पहले का ए, सेकंड का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवें का पांचवा। तो ऐसे शॉर्टकट में जल्दी से आंसर बताना एक बारी।
पहले का आंसर है बी, फिर है आंसर हमारा डी, इसमें है हमारा आंसर ए, फिर हमारा डी, फिर हमारा सी। ठीक है, तो देखना एक बार इसके अंदर। आगे देखते हैं, यहां पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जल्दी से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो हमारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके डेबिट में कौन कौन सी आइटम इसमें से लिखेंगे। पहली आइटम पूछ रहा है परचेज, सेकंड आइटम सेल, थर्ड आइटम क्लोजिंग स्टॉक, फोर्थ आइटम पूछ रहा है आपसे कमीशन रिसीव्ड। तो इन चारों आइटम में से कौन सी आइटम ऐसी है जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब हम किसी बिजनेस के अंदर किसी एक्सपेंस को हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, किसी बिजनेस में अगर हम किसी खर्चे को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो इसमें से वो किस खर्चे का नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए रेंट ऑफ बिल्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं देख लेना, उसको हम सैलरी बोलते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं पोस्ट पेड या उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपने मान लो ऑफिस का आपने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का और आपने इसकी पेमेंट की है चेक से, तो इसकी आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से बताओ। ऑफिस का फर्नीचर आपने खरीदा है 1 लाख रुपए का और आपने पेमेंट चेक से की है, तो इसकी आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे, जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, ओके, नीलम आपका ठीक है, रेनू आपका सेकंड ठीक है, अनु आपका सेकंड ठीक है, सुनीता का फर्स्ट ठीक है, ज्योति शिवाज
ज्योति आपका फर्स्ट ठीक है, अनु बिंदल आपका फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करो। रेनू आपका जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन ठीक है। कविता अभी तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली परचेज ही है, क्योंकि सेल्स भी हम क्रेडिट में दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, ये ट्रेडिंग की आइटम है, ये ट्रेडिंग की डेबिट में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्रीपेड ही होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई पेमेंट एडवांस में करते हैं तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऑफिस का फर्नीचर अगर हमने परचेज किया है तो क्या एंट्री करेंगे? ऑफिस के फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हमारा बैंक अकाउंट, 1 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इस तरह के देखना, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो गुड्स हम सेल कर देते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लीजिए, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लीजिए, इसका क्या फॉर्मूला है बता सकते हो? इसका फॉर्मूला बताना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और अगर पहले इसका, चलो इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है?
गुड्स का बिजनेस करना, ट्रेडिंग के बिजनेस करने, सोसाइटी की सर्विस, प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर सेल किया था तो सेल की एंट्री कर देना, हो सकता है कि मैंने गलत बताया हो, कोई बात नहीं। अगर हमने परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर सेल किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, इट्स ओके। यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला जल्दी से बताओ। यस कविता, एग्जैक्ट राइट। कविता, एक फॉर्मूला और भी होता है। अनु, आपका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। विजय, आपका भी ठीक है। ओके, मैं बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख सकते हैं। या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए और क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता था ना, सर्विस ऑफ सोसाइटी। ओके, नेट प्रॉफिट में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दें, नहीं होगा। यस, ओके। अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर अगर हम जीपी को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? सेल बन जाती है। सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो अगर मैं ये सारी आइटमें आगे पीछे कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सेल में से जीपी को माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है। आगे देखते हैं, अपने अपने क्वेश्चन चेक करते रहना कहाँ कहाँ पे तुम लोग स्टैंड कर रहे हो। इसमें से कौन सा काम मैनेजमेंट का नहीं है? इसमें से कौन सा काम मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? मैनेजमेंट का कौन सा काम नहीं है? ठीक है, कैसे देख लेना। पहला फंक्शन प्लानिंग, स्टाफिंग, और आगे हमारा इंश्योरेंस,
कंट्रोलिंग। तो इसमें से बताना हमारा मैनेजमेंट का कौन सा डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्ट, ऑप्शन नंबर बी साइंस, ऑप्शन नंबर सी आर्ट एंड साइंस, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो ये देखो आप मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करते हो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, दिस इज द इंश्योरेंस एंड आर्ट एंड साइंस। ठीक है, ये अपने को कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हमको स्टार्टिंग में स्टडी करने को मिलती हैं जब हम बिजनेस स्टडीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पर भी अपने को पता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, डायरेक्टली मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ तो देख लेना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्लैरिफाई हो सकते हैं। कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हम इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं? इस बात के बारे में बताइए। कहता है ठीक है कि नहीं है या नहीं है, वट एवर जो भी है बता रहा है। कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते। हमको ये कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको सिर्फ बताता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश, और जबकि इनकम स्टेटमेंट हमके कैश या नॉन कैश आइटम जो भी रिवेन्यू नेचर की होती है, एक एक प्रॉपर टाइम पीरियड की ड्यूरिंग द ईयर की, सिर्फ उसी के बारे में बताता है। तो एक बात अपने को पता है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो कैश आइटम और नॉन कैश आइटम दोनों आती हैं, और सिर्फ आती भी कौन सी है? रेवेन्यू नेचर की। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो की बात करते हैं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन क्या है? वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट पेमेंट ऑफ बोनस ऑन द एम्प्लॉइज। हमने एम्प्लॉइज को बोनस पे किया है और अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी मानेंगे? तो डेफिनेटली अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है, हमने पेमेंट्स की है बोनस की एम्प्लॉइज को, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इन इक्विटी शेयर बाय फाइनेंसिंग कंपनी विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो। कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है, अगर वो कंपनी फाइनेंस कंपनी है, तो आप बताओ कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा? अरे हमने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ही तो किए हैं, कुछ कैश का तो आना जाना हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो फ्लो।
क्योंकि कैश इफेक्ट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द पेमेंट ऑफ कैश टू ट्रेड पेबल्स विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो। मतलब मान लो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी या ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर दी तो कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। डेफिनेटली पेमेंट तो हमने की है कैश में तो पैसा हमारे पास चला जाएगा, मतलब आउटफ्लो। अब कहता है कि एक कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो बताओ क्या इफेक्ट होगा, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। तो डेफिनेटली नो फ्लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से सिर्फ कंपनी की हमारी जो प्रॉपर्टी वैल्यू थोड़ी हम कम कर देते हैं, बट हमारे पास कैश का तो कोई फ्लो नहीं होने वाला। तो ये हमारे कुछ छोटी छोटी स्टेटमेंट्स थी। आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है तो ये हमारी कहां पे आएगी, ये हमारी आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर ये कहता है कि अगर हमने पेटेंट्स की प्रोसीड से हमारी सेल से कुछ पैसा आया है तो ये हम कहां पे दिखाएंगे, तो ये हमारा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगला क्वेश्चन है कहता है कि आप प्रॉफिट या लॉस को कैसे ट्रीट करोगे। अगर वो प्रॉफिट या लॉस हमारी फिक्स एसेट्स की सेल के ऊपर होया है तो हम उसको कहां पे दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर अगर हमको लॉस हुआ है फिक्स एसेट्स के ऊपर तो इसको हम वापस ऐड कर देते हैं। अगर हमको प्रॉफिट होता है तो फिक्स एसेट्स के ऊपर हम नेट प्रॉफिट में इसको लेस कर देते हैं। तो अपने को ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमको स्टार्टिंग में एक एग्जैक्ट प्रॉफिट काउंट अप करना होता है। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम देखते हैं कुछ आइटम ऐसी होती है जिसको हमको वापस ऐड करना होता है, कुछ माइनस करना होता है, तो ये काम हम यहाँ पे कर देते हैं। अगली बात वो कहता है हाउ डू यू ट्रीट डेप्रिसिएशन इन कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करोगे जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेडी करते हो, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन को भी हम वापस ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। अगली बात वो क्या कह रहा है, व्हाई डू यू वी एड डेप्रिसिएशन टू नेट प्रॉफिट व्हाई कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते ही क्यों है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काउंट कर रहे होते, तो डेफिनेटली कहता है कि डेप्रिसिएशन हमारा नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, पर उसका क्यों कि कैश बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम उसको नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर देते हैं। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन की वजह से मान लो कैश के ऊपर इफेक्ट आया होता फिर तो माइनस रहने देते। अब डेप्रिसिएशन लगाने से रियलिटी में कैश तो फ्लो हुआ नहीं, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो हम डेप्रिसिएशन के चक्कर के अंदर उसको क्या कर देते हैं, वापस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देते हैं। अगला टॉपिक है व्हाई डू वी ऐड बैक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू नेट प्रॉफिट व्हाई कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कुछ प्रीमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम नेट प्रॉफिट में वापस ऐड क्यों कर देते हैं। कहता है कि आंसर क्या इसका, कहता है कि व्हेन प्रीमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ दे आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट देन द राइटिंग ऑफ द प्रीमियम एक्सपेंसेस डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। क्योंकि प्रीमियम एक्सपेंसेस को पेमेंट के लिए कुछ कैश पेमेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए उसको हम वापस ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हाउ विल यू ट्रीट डिक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली डिक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस विल एडेड टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसको भी हम वापस ऐड कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपने हिसाब से एक बार स्टडी करके देख लेना, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो हमने शॉर्टकट में देखे थे वही के वही क्वेश्चन आपके अभी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द फाइनेंस कंपनी, अगर कोई फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है तो उसको हम कहां पे दिखाएंगे, सिंपल सी बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर में दिखाएंगे। तो इसी तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप एक बार रीड करके देखोगे तो आपकी नॉलेज वैसे ही इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। काफी है क्या आज के लिए 26। एक इंश्योरेंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस पे कर रही है या कमीशन पे कर रही है, कुछ भी पे कर रही है ना, तो वो उनके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई ना। इंश्योरेंस कंपनी का तो मेन ही काम इसी में ही है,
इंश्योरेंस कंपनी का तो मेन काम ही यही है ना, इम्प्लॉयज को कमीशन देना, बोनस पे करना, तो उनके लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आ गया ना, है ना कविता? हमारा फाइनेंस का काम नहीं था ना यहाँ पे।